नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की हर बड़ी खबर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं। तो वहीं पहली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम वोगल। कश्मीर के कश्मीर घाटी में राहुल गांधी ने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंचे थे और राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा कि जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, वैसे ही यहाँ पर जो है वो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस मिलेगा। और साथ ही साथ कई मुद्दों को जो है वो उन्होंने वहाँ पर हाईलाइट किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बनेंगे तो हम लोग करके दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो भरोसा है वो पहले भी कभी नहीं टूटा और आगे भी नहीं टूटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर का दौरा किया है। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। बता दें कि इस दौरा पर जो है कि ये सभा पर जहां भी से मौजूद हैं, यहाँ पर जो है कि आज से कई लोगों को अपने हाथों से जो है कि ऋण की जो चेक दिया गया, चेक देने के बाद जो है कि आज से वाली जो ऋण है शुरुआत हो चुकी है। वही बता दें कुछ युवाओं को यहाँ पर जो है कि टैबलेट भी बांटे गए और कुछ बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया योगी आदित्यनाथ के हाथों से। वही बता दें कि मिर्जापुर में एक बड़ी सौगात लेकर आज योगी आदित्यनाथ आए हैं। 765 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। यही शिलान्यास बता दें कई परियोजना इसके अंदर है। वही बता दें कि यहाँ पर मिर्जापुर के लोगों को एक खुशी का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि आपको कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ विंध्यवासिनी का धाम यह है मिर्जापुर। जो मिर्जापुर के वासी अगर दोनों हाथ फैलाते हैं तो एक तरफ जो है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं, दूसरे महाकुंभ के दर्शन होते हैं। श्री राम प्रभु भी मंदिर में आ गए। उधर मथुरा भी निर्माण हो गया, इधर विंध्यवासिनी का कॉरिडोर निर्माण हो गया। वही वाराणसी के जो है कि विश्वनाथ मंदिर का भी कॉरिडोर निर्माण हो चुका है। योगी आदित्यनाथ कहना है कि सब लोग एकजुट कर हो के रहिए, सारे जगह कोई समस्याएं नहीं हो, लेकिन एक मिर्जापुर को भी एक डिजिटल की उपलब्धि मिलेगी। मिर्जापुर भी एक बड़ी बड़ी सौगात लेकर मिर्जापुर में एक से एक परियोजनाएं मिलती रहेंगी। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर से। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमल किशोर। आदमी पार्टी के दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत को 7 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने जेल के अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में जांच में 2 FIR के चलते शुरू हुई थी, जिसमें एक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं में CBI ने दर्ज की थी और दूसरी FIR एंटी करप्शन ब्रांच ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में की थी। ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली के वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए एक बड़ी रकम हासिल की है और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए भी निवेश किया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में STF ने एक और एनकाउंटर किया है। इससे पहले STF ने मंगेश यादव को एनकाउंटर किया था। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निखिलेश सिंह। सुल्तानपुर में हुई ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती के मामले में नामित अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह की उन्नाव में STF ने मुठभेड़ में उसे अनुज सिंह को मार गिराया है। जी हां, आपको बता दें कि सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में एक दिन दहाड़े डकैती हुई थी। 1 करोड़ 35 लाख की लगभग डकैती बताई गई थी, जिसका संज्ञान यूपी पुलिस ने लिया था और DGP ऑफिस से एक CCTV फुटेज भी वायरल की गई थी, जिसमें लगभग 13 लोग नामित थे। उसी में से एक अभियुक्त अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में छिपा हुआ था।
यह खबर एसटीएफ को लगी और फौरन घेराबंदी की गई, जहां पर जवाबी कार्रवाई में अनुज सिंह ने एसटीएफ की टीम पर फायर की, जिसके चलते मुठभेड़ में एसटीएफ ने अनुज सिंह को मार गिराया है। यह पूरा मामला उन्नाव के थाना अचलगंज के क्षेत्र में हुआ है और तब से लेकर लगातार उन्नाव की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वहीं एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने कहा है कि इसकी सूचना हमें मिली थी और फौरन हमने अपने मुखबिर एक्टिव किए और मुठभेड़ में अनुज सिंह को मार गिराया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के बाद हुए अनुज सिंह के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार कमजोर वर्ग का एनकाउंटर कर अपनी शक्ति दिखाना चाहिए। इससे कहीं न कहीं जनता भयभीत है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया, आने वाले दिनों में बीजेपी को सबक जनता जरूर सिखाएगी। बता दें कि सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी के यहाँ डकैती कांड के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, लगातार कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताबड़तोड़ हमले कर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि योगी सरकार जाति विशेष का एनकाउंटर कर रही है, इसमें क्षत्रिय समाज के लोग सुरक्षित है। लेकिन आज यूपी एसटीएफ और अनुज सिंह के साथ मुठभेड़ में अनुज सिंह भी ढेर हो गया। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सफाई जारी किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों का एनकाउंटर कर रही है, रक्त और हिंसा से सरकार नहीं चलती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहने की कोशिश किया है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता ने बड़ा फैसला लिया, उसी तरह उपचुनाव और 2027 के चुनाव में भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। फिलहाल जिस तरह से यूपी एसटीएफ लगातार अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं सियासत में गर्म हो गई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता अभय कैतुरा। सरकार पर यूं तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर काफी दबाव बन रहा था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट के निर्देश पर कई जजों के ट्रांसफर यहां पर हो गए, तो ऐसे में एक जज विजिलेंस के भी थे जिनके द्वारा गणेश जोशी मामले पर सुनवाई की जा रही थी। उनके ट्रांसफर के साथ ही विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने कई सवाल धामी सरकार पर खड़े कर दिए। धामी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ऐसे में अब उनको सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उनकी तरफ से 8 अक्टूबर को जो मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया जाना, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। क्योंकि विजिलेंस कोर्ट ने पहले ही सीधे तौर पर सरकार से भी और विजिलेंस से भी कहा था कि क्या मंत्री के खिलाफ मुकदमा खारिज हो सकती है। तो विजिलेंस की तरफ से सरकार से राय मांगी गई थी, क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों ने नाते मंत्रिमंडल उनकी अनुमति देता है। अगर सरकार की तरफ से अनुमति दी जाती है तो फिर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें और यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर सरकार की तरफ से कोई दूसरा विकल्प यहाँ पर अपनाया जाता है तो फिर ऐसे में सवाल जीरो टॉलरेंस के लेकर खड़े हो जाएंगे। अभी ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने का काम कर रही है। देखना यह होगा कि 8 तारीख को धामी सरकार का मंत्रिमंडल क्या निर्णय लेता है और 19 अक्टूबर को जो सुनवाई यहाँ पर होगी उसमें क्या कुछ विजिलेंस की तरफ से कहा जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और मायावती ने कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा है। क्या कुछ लिखा है मायावती ने, बता रहे हैं पूरी जानकारी मोहम्मद आसिफ। मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस और अन्य पार्टियों को संविधान और आरक्षण को लेकर आड़े हाथों लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने
एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी संविधान खत्म करना चाहते हैं। दलितों का वोट लेने के लिए उन्हें बरगलाया जाता है और जब उनका वोट ले लिया जाता है तो दलितों को दरकिनार कर दिया जाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से बाबा साहेब ने दलितों के हितों के लिए कानून मंत्री का पद त्यागा था और साथ ही साथ उन्होंने भी सहारनपुर में दलित घटना को लेकर त्याग पत्र दिया था। अब समय आ गया है दलितों को कांग्रेस और अन्य पार्टियों से आगाह रहना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों को सचेत किया है कि संविधान बचाओ और आरक्षण को लेकर कांग्रेस और अन्य दल सिर्फ थोड़ी सियासत करने चले हैं। इससे दलितों का कोई भला होने वाला नहीं है। सत्ता में बैठने के बाद दलितों को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया जाएगा। फिलहाल चुनाव के पहले जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती आक्रामक है और लगातार कांग्रेस सपा पर निशाना साध रहे हैं, ऐसे में उपचुनाव में बसपा को कितनी सफलता मिलती है यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। बुलंदशहर के वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद को लेकर हिंदू संगठनों ने हरिराम की संकीर्तन मंडल द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ बातें हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं वरुण शर्मा। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में मिलावट मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों में भी रोष है। बुलंदशहर में भी एक हिंदू संगठन के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी बुलंदशहर को सौंपा गया है। आपको बता दूं कि बुलंदशहर के हरिनाम संकीर्तन मंडल के द्वारा एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और जानकारी देते बताया गया है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के भोग प्रसाद वितरण होता है उसमें जो मिलावट हुई है और उसकी रिपोर्ट आई है और जिसमें पता लगा है कि उसमें मिलावट हो रही थी, फिश का तेल था, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं हरिनाम संकीर्तन मंडल के संचालक प्रदीप गोयल ने यह ज्ञापन जिलाधिकारी बुलंदशहर को सौंपा है और राष्ट्रपति से जो लोग इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वहीं जिन धार्मिक स्थलों पर जो भी प्रसाद बटता है, जो बनता है, उसकी भी एक बार जांच कराई जाए, इसकी भी मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वरुण शर्मा, बुलंदशहर। कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हुई कार्रवाई पूरे यूपी के लिए नजीर बन सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई से क्यों हो रही है दिक्कत, बता रहे हैं पूरी जानकारी इंतजार रिजवी। सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है, जिसके विरोध में एक और जहां देश में सियासत गरमाई है, इसी बीच यूपी के कौशाम्बी के कलेक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर भी छाई हुई है, जो यूपी के लिए नजीर बन सकती है। कौशाम्बी के कलाधाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती भूमि को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। एडीएम न्याय की इस कार्रवाई का पूरा विवरण केंद्र सरकार को भेजा गया है। जब शासकीय अधिवक्ता शिव मूर्ति द्विवेदी ने प्रस्ताव बनाकर 4 बिंदु पर केंद्र सरकार को भेजा तो सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। डीएम मधुसूदन हुलगी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जुड़ी संपत्ति का मामला कई सालों से डीडीसी न्यायालय में चल रहा था। परीक्षण के दौरान बाद डीडीसी न्यायालय ने आदेश वक्फ बोर्ड के 96 बीघा जमीन ग्राम सभा में दर्ज की है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराकर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इंतजार रिजवी, इंडिया वाइज, कौशाम्बी। कानपुर देहात के अग्निकांड के मृतक मजदूरों के परिजनों से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। गद्दा फैक्ट्री में जलकर हुई 6 मजदूरों की मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिले उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सभी को सौंपी सहायता राशि। आपको बता दें पूरा मामला रनिया औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर आरपी पॉलीपैक में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर झुलसे थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं 3 मजदूरों की उपचार के दौरान मौत हो गई और मलबे से 300 बरामद हुए। इस तरह से कुल मिलाकर 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके परिजनों से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मुलाकात की और उन्हें सहायता राशि के रूप में 12-12 लाख रुपए की चेक सौंपी। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
तो वहीं घायल मजदूरों का बेहतर उपचार किया जाए, इसके लिए भी जिले के जिम्मेदारों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना की जमीनी स्तर पर जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर बिहार से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल चुकी है, लेकिन क्यों, ये बता रहे हैं संवाददाता शोएब रिजवी। शाही ईदगाह मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आज फिलहाल इस मामले में सुनवाई होनी थी और ख़ासतौर से मुस्लिम पक्ष की जो रीकॉल अर्जी है उस पर हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था। इससे पहले 18 जो अलग अलग याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी पोषलता को माना था और इसके के बाद इसकी सुनवाई शुरू हो गई थी। अभी वाद के बिंदु निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी बीच में मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन आज सुनवाई न होकर के अब ये सुनवाई 25 सितंबर को होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को डे बाय डे सुनने के लिए भी इस अर्जी में कहा गया है। तो कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो 25 सितंबर को होगी। फिलहाल जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, 25 सितंबर से जब इस पर सुनवाई शुरू होगी तो आगे की स्थितियाँ और साफ होगी। फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी है उस पर अब हिंदू पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना, उसके बाद इसके बिंदुओं पर जिस तरह से बहस है वो शुरू होगी। शहरी इंडिया वॉइस, प्रयागराज। बलौदाबाजार जिले के ग्राम छरछेद में अंधविश्वास जादू टोना की शंका पर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। 12 सितंबर को सूचना दी गई। उनसे मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। ग्राम छरछेद में 12 सितंबर को टोनी के शक के आधार पर एक ही परिवार के 4 लोग की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कल इनके परिवार का दसगात का कार्यक्रम था, जहां पर कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए और उनके कार्यक्रम में शामिल होकर उन परिवार के प्रति संवेदना दी और साथ ही कि उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के 3 लोग को सरकारी नौकरी देने की बात कही और पीड़ित परिवार से बात की। याद है कि विष्णु साय ने जैसी इस घटना हुई, घटने की जांच की कमेटी बैठा दी गई और बढ़ाने के बाद उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और दो परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी गई थी। परंतु राजनीति इतनी गर्मा गई कि इस टोनी प्रथा पर जो कांग्रेस और भाजपा जब आमने सामने आ गई तो इसका परिणाम आपको देखने को ये लगा कि पीड़ित परिवार कभी भाजपा उसके पास जाती तो कांग्रेस के नेता जाते, इस परिवार को आदमी वो हेजिटेट होने लगे और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो हमारे परिवार के जो 4 लोग समाप्त थे तो कम से कम 3 लोग को नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो निश्चित ही सरकार को इसको चाहिए कि इस टोनी प्रथा पे प्रचार प्रसार करके इसे प्रतिबंध लगे और झाड़ा फूंक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। और मैं इंडिया वॉइस के लिए वजह से प्रदीप मिश्री। सपा सांसद अक्षय यादव ने फिरोजाबाद में हुए पटाखा विस्फोट में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अतुल कुमार। को पटाखा गोदाम में ब्लास्ट के बाद राजनीति भी कहीं ना कहीं गर्मा गई है। 5 लोगों की मौत के बाद कल कांग्रेस के नेता पहुंचे और आज फिरोजाबाद सांसद समाजवादी पार्टी के मृतक के परिवारों से मिले और जो राशि दी जा रही है उसको लेकर कल परिवार के लोग धरना प्रदर्शन पर थे। समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने मृतक परिवारों को सरकार से मांग की है कि 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाए, साथ ही साथ जो उनके मकान ध्वस्त हुए हैं उनको मकान बनवा कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी सहायता राशि होगी वो जल्द दी जाएगी। आज फिरोजाबाद के शिवकाबाद नौशेरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव और पीड़ित परिवार से मिले और परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से सहायता राशि देने के लिए आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात है कि परिवार उनकी सहायता राशि से
किस तरीके से संतुष्ट होता है या सरकार द्वारा दी गई राशि से असंतुष्ट है, अब वो तो समय बताएगा। प्रयास है इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। मेरठ से डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाकर ठगी की गई। इसी पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा बताकर सीबीआई जांच के नाम पर डराया धमकाया गया और उनसे 1 करोड़ 73 लाख रुपए 4 अलग अलग खातों में ट्रांसफर भी करा लिए। उनको 4 दिन से साइबर ठगों ने घर में ही अरेस्ट कर रखा था। आपको बता दें, ये वही घर है जहां पर साइबर ठगों ने उनको घर में अरेस्ट कर रखा था और उनसे 1 करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी भी की है। मेरठ में थाने में मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की है। वहीं मेरठ से महाराष्ट्र के लिए पुलिस टीम को जांच के लिए भेजा भी गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये कॉलोनी है जिसमें बुजुर्ग सूरज प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजने का खौफ दिखाकर साइबर अपराधियों ने 4 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 73 लाख की ठगी कर ली। उनसे 4 खातों में ये रकम ट्रांसफर कराई गई है, जिसमें मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने भी संज्ञान लेते हुए 2 टीम बनाई है, जो दोनों टीमें महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दी गई हैं और जल्दी ही इन अपराधियों का खुलासा भी किया जाएगा। आपको बता दें, बुजुर्ग से घर में ही उनको 4 दिन से अरेस्ट किया हुआ था और अरेस्ट करने के बाद उनसे 1 करोड़ 73 लाख की ठगी भी की हुई है। 4 अलग अलग खातों में उनसे पैसे भी ट्रांसफर कराए गए हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। मंदिर परिसर की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आखिर क्यों एक्शन लिया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। की जमीन पर टेन शीट डालकर कब्जा किया गया था। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर का है, जहां पर एक मंदिर है, वहां पर जो है टेन शीट डाली गई और डालने के बाद में वहां पर कब्जा कर लिया गया। जिस मामले में अधिकारियों को संज्ञान हुआ तो वहां बुलडोजर लेकर पहुंच गए और बुलडोजर से वो जो है टेन शीट हटाई। हटाने के बाद में वहां से जो है कब्जा मुक्त कराया गया है, जहां वो भी बताया गया है कि वहां पर जो है 20 मोटरसाइकिल अवैध तरीके से। सिकंदरा लूट मामले के आरोपी के साथ आगरा पुलिस ने मुठभेड़ की है और मुठभेड़ के बाद क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। पुलिस ने मात्र 5 घंटे में लूट की बड़ी घटना का अनावरण किया है। आपको बता दें कि थाना सिकंदरा क्षेत्र में बदमाश ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया और पुलिस की 5 घंटे बाद ही बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को, जो आरोपी बदमाश है, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है और उसको एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।